कुछ भी नहीं करता हाँ कुछ भी नहीं सर आपने पिछली क्लास में दिया था कुछ डाउट हो तो कुछ बच्चों को डाउट है हाँ हाँ तो यानी डाउट एक तरीके से ले लिए तुम्हें क्या डाउट है बोलो क्वेश्चन नंबर 28 क्या हुआ इसमें अरे वैसे तो मैं और ये तक हो गया काम कर दिया हाँ जी बेटा ये देख लो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 28 पता नहीं लास्ट क्लास में भी शायद करवाया हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये देख ये कराया था कोई बात नहीं इसका डाउट नहीं होगा या तो फिर किसी ने पूछे ही नहीं होगा आपको डाउट से बोला था तो अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं ये कर देता हूँ और इसमें लिखा है दो फ्रेंड्स है गीता और रेणु इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ ₹60,000 यहाँ पे नोटिस करो इन्वेस्टेड अ टोटल यानी कि दोनों ने मिला के 60,000 रुपए इन्वेस्ट करे कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% पे और इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि गीता जो है उसको सेम अमाउंट मिलता है 2 साल बाद ही और रेनू को उतना ही अमाउंट मिलता है 5 साल बाद साफ साफ समझ में आता है गीता की इन्वेस्टमेंट 60,000 में रेनू से ज्यादा है और रेनू की उससे कम है बताओ आपका बताओ गीता की इन्वेस्टमेंट रेनू से कितनी ज्यादा है तो बेटा ऐसे में यहाँ पे आप जरा देख लीजिएगा क्या करना है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा आपका देख लो अगर गीता के पैसे एक्स है और 12.5% का रेट है तो 1.125 बेटा किसी को नहीं समझ में आता हो ना अगर ऐसे 1 प्लस में 12.5% वैसे तो सबको आना चाहिए लेकिन तरीका यही है कैलकुलेटर पे कर लिया करो और आपका 1 प्लस में 12.5% करोगे 1.125 दिख जाएगा अच्छा इसको 2 साल बाद ही मिल गए गीता को ये पैसे तो रेनू के पैसे पहली तो बात है कितने होंगे 60,000 माइनस एक्स और उसको उतना ही पैसा मिल तो रहा है लेकिन कब 5 साल बाद आ रहा है समझ में आता आपसे पूछा गया गीता की इन्वेस्टमेंट और रेनू की इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस देख बेटा एक बार के लिए तो यहाँ पे ऐसे प्रॉपर बताना पड़ेगा ही पड़ेगा ठीक है उसके बाद में कैलकुलेटर पे करवा दूंगा अच्छा ये बताओ पहले यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है इस चीज को लेकर अगर इस चीज को प्रॉब्लम नहीं है इस चीज को लेके प्रॉब्लम नहीं है तो देख बेटा मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे 1.125 की पावर 2 को 1.125 की पावर 5 से कट कर दूंगा कितना रह जाएगा 1.125 की पावर 3 निकालने के लिए आपको बताइए क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप नंबर 4 तक एक ज्यादा ले लेते हैं कितनी वैल्यू आई है वैसे और यहाँ पे 1.42 और बोल बस ठीक है 4238 है ना दोस्तों मेरी बात सुनो ये जो वैल्यू है ये एक बार यहाँ मल्टीप्लाई होगी एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी बोलो हाँ या ना अच्छा यहाँ पे मोहित अगर ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 1.4238 इस तरफ माइनस हो रहा है उस तरफ ले जाऊंगा क्योंकि एक्स उधर भी है तो प्लस हो जाएगा और 1.4238 2x में से आ जाओ बेटा एक्स प्लस करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा यानी कि हाथ के हाथ ना एक काम करो जो वैल्यू आई ना
उसी में क्या कर दिया प्लस, क्या कर दिया उसी में प्लस। बोलो ठीक है ना। अरे काजल यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेगी और ये फिर जब उधर जाएगा तो इस वाले एक्स के साथ प्लस होने के चक्कर में वन प्लस नहीं हो जाएगा। अच्छा प्लस वन करने के बाद उसमें ना एम प्लस दबा, एम प्लस दबाने से क्या होगा कि पूरी की पूरी वैल्यू कहाँ चली गई, मेमोरी में। ऑल ओके। अच्छा दोस्तों वैसे तो याद ही हो गई 2.42382, लेकिन कोई बात नहीं, चलो फिर दोबारा से कैलकुलेटर पे बेटा 60,000 लिखो और 60,000 को मल्टीप्लाई करो 1.42382 से। ये याद है इसीलिए याद करी थी। 60,000 को मल्टीप्लाई करो 1.42382 से। अरे कर दिया, कितना आया 8542.2। अब मेरी बात सुनो, लेकिन x वाली सारी वैल्यूज कहां पर है, इधर है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8542.9.2 डिवाइड होगा पता है किससे, ये आ गया ना आपके कैलकुलेटर में, डिवाइड का साइन दबा दो और एमआरसी, जिससे डिवाइड होना है वो एमआरसी में वेट कर रहा है। डिवाइड एमआरसी इक्वल टू, जल्दी बताओ कितना आया, 35,245.56। आ रही है बात समझ में, हाँ 35,245.56। ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स मतलब गीता, एक्स मतलब गीता। आ रही है बात समझ में। अब एक काम करो, इसे माइनस करना है 60,000 में से, तो बेटा एक काम करो ये वाली की दबा दो, प्लस माइनस, तो उससे माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। और प्लस कर दो 60, इक्वल टू दबाते ही आपका रेनू की इन्वेस्टमेंट आएगी, जल्दी बताओ कितनी है। 24.4। अब ये कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई रेनू की। अब लेकिन मुझे निकालना क्या था, डिफरेंस बिटवीन गीता एंड रेनू। मुझे इसे माइनस करना है गीता की इन्वेस्टमेंट से। एक काम करो, प्लस माइनस की दबाते ही माइनस हो जाएगा, है, और इसमें प्लस कर दो रेनू की गीता की इन्वेस्टमेंट 35,245.6, इक्वल टू दबाते ही डिफरेंस आ जाएगा, जल्दी बताओ आंसर कितना आया बोलो। 492। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये कोई स्टेप्स रटे नहीं जा सकते, है ना। ये एमआरसी क्या काम करता है, प्लस माइनस क्या काम करता है, ये सब ऑलरेडी आपको याद, सब ऑलरेडी आपको पता, ठीक है। किस क्वेश्चन में कब क्या स्टेप्स, जैसे देखो जो चीज तुम पेन पेपर से करते हो वही चीज मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर दी, बस कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। लेकिन जैसे होता है ना कि इसको, इसकी पावर निकालो, फिर एक बार एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 60,000 से मल्टीप्लाई होगा, एक्स की वैल्यू उस तरफ जाके प्लस होगी, ये वाले स्टेप्स हमारे माइंड में क्या है, मेरे माइंड में क्लियर है, ठीक है। आप भी अगर मान लिया आपको ऐसे ये चीज, अभी हो सकता है कि ना आप बस क्या करते गए, मैंने बोला मल्टीप्लाई तुमने कर दिया मल्टीप्लाई, मैंने बोला एमआरसी दबाओ तुमने एमआरसी दबा दिया, है ना। हो सकता है तुम्हें पता ही ना चला हो कि ये क्या कर रहा है। तो आप एक काम करना, वो बच्चा क्या करेगा, इसे घर पे सॉल्व कर ले, मत करे कैलकुलेटर पे, सॉल्व कर ले। वो वही करेगा जो मैंने यहाँ पे किस पे करा है, ठीक है ना। समझ गए बात को। बाकी मैंने यहाँ जस्टिफाइड करके बताया, मैंने तुम्हें 1.125 की पावर 3 निकलवाया, फिर मैंने बोला कि वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो x उस तरफ जाके इस वाले x से प्लस होगा, तो मैंने +1 करवा दिया। वैल्यू याद ना रखना पड़े तो मैंने m प्लस अप्लाई करने की कोशिश करवाई, लेकिन वैल्यू याद रखनी ही पड़ी, क्योंकि ये वाली वैल्यू को वापस से 60,000 से भी तो मल्टीप्लाई करना था। हालांकि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ कि तुम्हें वैल्यू याद ही ना रखनी पड़े, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में कोई स्टेप्स की पहले ऐसा कर देता हूँ बाद में ऐसा कर देता हूँ, बना सकता हूँ। बट पॉइंट इज दैट कि मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फिक्स स्टेप नहीं है। क्या बोला, ये फिक्स स्टेप नहीं है, ये आपको खुद से क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। और ये कोई पेपर तुम्हें तो एकदम से बनेंगे नहीं, ये ट्राई कहाँ पे होगा, घर पे होगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेशन में होगा, प्रैक्टिस के टाइम पे होगा।
तो करके देखो, गलत होता है फिर पता चल जाएगा। एक आध बार थोड़ा दिमाग चलना शुरू हुआ तो फिर आप बना ही ले। ठीक है, तो आप मुझे उम्मीद है समझ में आ गई है वैसे बात तो। स्पेशली आपका डाउट था तो आपको तो क्लियर। इज देयर एनी कुछ अलग है? ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड करते हैं बेटा। और हेडिंग बनाइएगा आप सभी बच्चे, एन्युटी। हेडिंग बनाइएगा आप सभी बच्चे, एन्युटी। ठीक है, राज भाई उसमें शायद दूसरे को भी निकाल बैग में से दूसरे को ध्यान से निकाल के कर दो। फोन भी देगा, फोन भी फोन के बैग में है। नीचे हेलो भाई, छोड़ कोई नहीं, फोन का क्या है देखो भाई प्लीज, एन्युटी की अगर मैं बात करूं, माइंड दैट, एन्युटी की अगर मैं बात करूं तो एन्युटी क्या होता है? आप अपने आसपास एन्युटी के बहुत सारे एग्जांपल देखते रहते हैं। जैसे ईएमआई है, ठीक है ना? आप सभी के घरों में हो सकता है कोई ना कोई चीज ईएमआई पे हो, ठीक है? तो ईएमआई एक तरीके से किसका एग्जांपल है? एन्युटी का एग्जांपल है। ईएमआई नहीं होगी तो एसआईपी होगी, ठीक है? तो ये भी किसका एग्जांपल है? एन्युटी का एग्जांपल है, ठीक है? तो बेसिकली आपका ईएमआई और एसआईपी, इनमें खासियत क्या है? इनमें खासियत ये है कि आपका एक फिक्स अमाउंट, फिक्स इंटरवल के बाद, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली। मतलब ईएमआई और एसआईपी में तो मंथली चलता है, बट मैं एन्युटी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। मैं ईएमआई एसआईपी नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे? एन्युटी। एन्युटी में जो आपका फिक्स अमाउंट है, उसका रिकरिंग या उसकी अकरेंस कब हो सकती है? क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, और एनुअली भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो एन्युटी के नाम पे मैंने ईएमआई एसआईपी बताया आप लोगों को। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? कंडीशन समझनी है। क्या सुनो भाई, माइंड में क्लियर है ये आप लोगों के? एन्युटी, ईएमआई एसआईपी बोलने से माइंड में इमेज बन गई है ना? कंडीशन ऑफ एन्युटी। अब कंडीशन ऑफ एन्युटी की अगर मैं बात करूं तो एन्युटी कब लगता है? न्यूमरस पेमेंट्स और रिसिप्ट्स। क्या बोला? न्यूमरस पेमेंट्स और रिसिप्ट। बेटा दोनों वर्ड बोलने पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारी पेमेंट किसी की क्या है? रिसिप्ट। तो जरूरी थोड़ी है कि कैलकुलेशंस तुम्हारी पेमेंट है तो तुम ही करोगे, जिसकी रिसीविंग है वो भी तो करेगा। बोलो हाँ। तो यहाँ पे आपका न्यूमरस पेमेंट्स और रिसिप्ट, ठीक है? ऑल पेमेंट्स या रिसिप्ट्स कैसी होनी चाहिए? सेम अमाउंट। कैसी होनी चाहिए बेटा? सेम अमाउंट। सेम अमाउंट और सेम इंटरवल। सेम इंटरवल के बीच बाद ही पे और रिसीव होनी चाहिए।
हाँ जी, क्या समझे आप एन्युटी के नाम पे? काजल आप बताओ जरा, क्या समझे आप अभी तक जितने वर्ड्स लिखे हैं इनके बेसिस पे? अगर आपसे एन्युटी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए आपके शब्दों में तो क्या कर बोलोगी? सर की एन्युटी जो होती है वो पेबल या फिर रिसीवेबल एक इंटरवल ऑफ टाइम में होती है, लाइक हाफ ईयरली, एनुअली, ऐसे। आप बताओ। सर बेसिकली एन्युटी जो है वो मल्टीपल पेमेंट्स और रिसिप्ट्स होती हैं, और एक मतलब जो गैप होता है वो इसमें इक्वल होता है, और और जो इंटरेस्ट होता है वो, सॉरी, जो अमाउंट होता है वो भी सेम होता बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत सारी पेमेंट्स और रिसिप्ट्स विच आर ऑफ सेम अमाउंट, विच आर ऑफ है, सेम अमाउंट and should occur, must occur within same Interval. interval या time, ठीक है। EMI and SIP are the examples of annuity। बहुत सारे एग्जाम्पल्स सोच के बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमें जबरदस्ती दो लिख दिए तो 10 लिख के भी तो वही सेटिस्फेक्शन मिलना है। मुझे लगता है दो से भी तो समझ में आई रही है बात, तो 10 के पीछे और सोचने में टाइम क्यों खर्च करें, है ना। अच्छा, बात ये है, इसमें एक ट्विस्ट समझ लो। अभी तक तुमने क्वेश्चन जो पढ़े, आप बेटा एक बार नाम बताओ। कशिश। कशिश, हमने अभी एन्युटी से पहले क्या क्या पढ़ा है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। बेटा याद रखना, अगर कभी कोई क्वेश्चन में एन्युटी की कंडीशंस जो बताई है मैंने, ये सेटिस्फाई ना हो, जैसे मल्टीपल पेमेंट्स और रिसिप्ट हो रही हो लेकिन इक्वल अमाउंट की ना हो या इक्वल टाइम गैप में ना हो, कोई एक भी कंडीशन वॉयलेट हो जाए, तो फिर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? जो एन्युटी के फॉर्मूले लिखवाने वाला उससे तो नहीं होगा, क्योंकि उस वो एन्युटी के फॉर्मूले तो तभी लगेंगे जब एन्युटी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो फिर वो क्वेश्चन होगा किससे? कंपाउंड अमाउंट वाले फॉर्मूले। किससे होगा? कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट वाला फॉर्मूला। क्या है कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला, बोलना गौरव। 1 + यार अब तो गुस्सा करके भी थक गया मैं। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला नहीं बता रहा, बता यार। ये 44 क्वेश्चंस तक होमवर्क या क्लास में हो चुके हैं और ये कह रहे हैं फिर कंपाउंड अमाउंट, ऐसे आंखों को दबा रहा है यार। भाई सुन, तू पेपर में आंखों को दबाए बाल खींचे और मुझे ले चलियो, मैं भी खींच दूंगा। नहीं, जल नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। तब भी नहीं याद आएगा, तब भी याद नहीं आएगा भाई। सिराज, क्या होता है कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला? प्रिंसिपल प्लस कॉन्शियस मत हो ज्यादा, बड़े कैजुअल वे में बताएगा। A = P + I इसको P + I। P और बताई देगी बेटा, तो देख तेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से पूछूंगा ना मैं। P मल्टीप्लाई रैंक से प्लस I मैंने स्टैंडर्ड ऊंचा रख रखा है। और हाँ, आज तो इसका और 1 किलो वजन बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, नहीं बेटा देखो, चीजें गलत हम सबसे होती है लाइफ में, बट उसे ठीक करते रहने की कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, आज भी बहुत सारे बच्चे, जैसे इससे पूछा, गौरव से पूछा नहीं जवाब दिया, सिराज से पूछा नहीं जवाब दिया ढंग से, कोई बात नहीं, आज नहीं दिया, लेकिन यार इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम चीजों को गिव अप करें। गिव अप करने के बाद तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, जो है उनको भी गिव अप करके बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। ऐसी मैं स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ। सवेरे भाई बहुत जल्दी 4 बजे उठने के, 5 बजे उठने के, 5:30 आज उठा, कुछ जो भी काम मुझे करने हैं वो करे। तो पॉइंट इज दैट कि लगे रहना चाहिए। एक दिन फेल होंगे, 2 दिन फेल होंगे, फिर धीरे धीरे हैबिट आएगी आएगी। किसकी ट्रेलर अपनी अपनी सोच, क्या बोलना। ठीक है ना। चलो ठीक है, क्या करो, अपनी अपनी सोच। तो अभी तक देखिए, तो ये यार नेगेटिव क्या दिमाग, खैर
इधर कंडीशन ऑफ एन्युटी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा तूने मजाक में बोला था या फील हुआ था तुझे ऐसे? नहीं सर, फीलिंग नहीं आई आपको उसकी आवाजों में? हाँ, पता नहीं, मुझे लगा हो सकता है ह्यूमर क्रिएट करने के नहीं लिए नहीं सर, उसकी आवाज में फीलिंग कैसी बात कर रहे हो? कई बार ऐसा हो जाता है ना, इंसान सोचता है कहीं, कई बार ना कुछ थोड़ी अलग तरीके की बातें चल रही होती है, इंसान थोड़ा सा ना ह्यूमर क्रैक करने के लिए कोई डिफरेंट बात करता है, फिर वो क्रैक होता नहीं है, सक्सेसफुल हो नहीं पाता। मुझे लगा शायद ऐसा कुछ ट्राई करोगे। अच्छा, सोचिए ऐसी। बेस भी दोनों तरफ हो गई भाई। कल ना ऐसी, कल की मैं क्लास ले रहा, एक बच्चा, मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था, तो ना मैं ऐसे बताने लगा बेटा प्लेइंग कार्ड्स वगैरह के, तो थोड़ा मजाक कर रहा था कि बेसिकली आओ बच्चों तुम्हें जुआरी बनाए, ठीक है ना, ऐसे करके। फिर कुछ बच्चे बताने लगे कि सर इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। मैंने कहा कुछ लोग प्रोफेशनल है, ठीक है ना, ऐसी। फिर एक लड़का, वो ऐसी बेचारा उठ ही नहीं पाता, सो के ही नहीं उठ पाता, ठीक है ना, तो वो लेकिन बड़ी मेहनत कर रहा है, मतलब 1 महीना पहले एडमिशन लिया था, अब 1 महीने बाद अब वो रिकॉर्डिंग देख रहा था, नहीं देख रहा था, आई डोंट नो, बट वो मुझे कह देता था जैसे बीच बीच में आता था कि सर नहीं मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ। मुझे भी पता है वो उसका स्ट्रगल टाइम चल रहा है, मतलब स्ट्रगल मतलब पढ़ाई का स्ट्रगल नहीं, सवेरे उठने का स्ट्रगल चल रहा है। खैर, तो ना मैंने ऐसे ही मजाक करा था, तो पता है अब कहता है कि ना ऐसी में प्लेइंग कार्ड्स की बात करें, सारा सर बीच बीच ये नहीं, प्लेइंग कार्ड्स की बात करते करते तो मैंने उसको बोला कि बेटा आप तो काफी प्रोफेशनल लग रहे हो। कह रहा सर इस चक्कर में छुरी भी चल जाती है। हाँ, मतलब उसने अपना कोई पता नहीं क्या कुछ माइंड में होगा उसके, कोई एक्सपीरियंस कुछ ऐसा, कोई बेचारा किसी ने सुना ही नहीं उसके बाद। जब कुछ मजाक वाली बात चल रही हो वो बिल्कुल ही अलग। खैर, चोरी चल जाती है मेरे भाई। हाँ भाई। मैंने ऐसी एक और जगह कुछ एक बच्चा ऐसे ही बोल रहा, मैंने उससे पूछा बेटा क्या कह रहे हो, तो कह रहे कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैंने फिर एक और लड़का बड़ा समझदार से, मैंने कहा क्या कह रहा था, कह रहा कुछ नहीं सिर्फ पटरी वाली बातें। खैर इधर देखो, यहाँ पे गौर भाई। टाइप्स ऑफ एन्युटी, तूने गलत हो गया। टाइप्स ऑफ एन्युटी की अगर बात करें तो बेटा प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका ऑर्डिनरी एन्युटी, सही है, तुझसे सही बात। सर रिमोट रिमोट, हाँ सर, बढ़िया ये सर। आप परेशान हो गए बीच बीच। हाँ सर, हमें ही दे दो। हाँ तू बंद, हम 2 घंटे चला ऑन ऑफ, रिमोट दे सेल निकाल के। ऑर्डिनरी एन्युटी, उसके बाद एन्युटी ड्यू, और एक होता है आपका कोई आई नहीं। आयु शायद वो भी अपना एक लेक्चर लेके आया। डेफर्ड एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी और उसके बाद एन्युटी ड्यू और उसके बाद तीसरा क्या है, डेफर्ड एन्युटी। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है आपकी जिसको बोलते हैं परपेचुअल, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, डेफर्ड एन्युटी और चौथा क्या हो गया बेटा जी आपका परपेचुअल। ये बेसिकली 4 कैटेगरी है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। अच्छा, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है बेटा? एन्युटी का मतलब तो आपको पता है, इसमें ऑर्डिनरी वर्ड लगा है तो इसमें इसकी यूनिकनेस क्या है?
सिंपल, नो यूनिक, क्या चीज? नो यूनिक, सिंपल। साधारण, निर्मा है, ठीक है ना? पेमेंट्स और रिसिप्ट्स ऑर्डिनरी एन्युटी, पेमेंट्स और रिसिप्ट्स आर मेड at the end of month, quarter और हाफ। पेमेंट और रिसिप्ट्स आर मेड एट द एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ हाफ ईयर और आखिरी में एंड ऑफ ईयर। ठीक है, मतलब कुछ और चीज पे नहीं, बस सिंपल सा ये फंडा है कि अगर पेमेंट्स या रिसिप्ट जो भी हो रही है, ठीक है ना, पेमेंट्स और रिसिप्ट जो भी हो रही है वो क्या हो रही है? एट दी एंड ऑफ पीरियड। एंड ऑफ पीरियड का मतलब हो गया मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर और ईयर। ठीक है ना? तो ये आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी होती है। ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला है, इसमें अमाउंट की बात करूं अगर, अमाउंट का मतलब आप जानते ही हो, और इसे फ्यूचर वैल्यू भी बोल देते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? यहाँ पे दिव्यांश, अभी मैंने सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है, सब बच्चे सुन लें। बेटा शुरुआत में पिछले साल तक भी मैं इसके फॉर्मूला वगैरह को डिराइव करके समझाता था, लेकिन समझ में सबको आते थे, लेकिन मैंने कुछ खास किसी का ना ऐसा इंटरेस्ट ही नहीं देखा कि जैसे कोई डेरिवेशन समझने में बहुत इंटरेस्टेड हो, या मतलब जैसे कहते हैं बड़ा एक्साइटमेंट या कुछ ऐसी बात। एक तरीके से जरूरत है भी नहीं वो अभी हमें समझने की इसमें। पॉइंट शायद यही एक रीजन है, इसने बहुत अच्छे बोल के ना अपनी बात को, मतलब मेरी बात को प्रूव भी कर दिया, और कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट साइकोलॉजी समझाई कि जरूरत ही नहीं लग रही उन्हें कि क्यों डेरिवेशन सीखे। हालांकि मेरा मन करता था भैया जितना हमें आता है सब कुछ सिखा दो, यस सर। तो उसकी वजह से मैं डिराइव करता था कि देख भैया वो लॉजिक अगर उतने कर लिए, लेकिन मुझे लगता है शायद वो उतने लॉजिक ना बच्चे के माइंड में क्लियर तब होते हैं जब वो खुद सोच के टाइम इन्वेस्ट करता है उस चीज में। वो मेरे बताने से शायद वो, क्योंकि इनमें में इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो तो बस ये देख रहा है कि कैसे क्वेश्चन होगा और कैसे आंसर आएगा। तो मैंने भी यही डिसाइड किया कि सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊंगा, उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, उसको शॉर्टकट सिखाऊंगा। फिर उसके बाद अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी बच्चे के माइंड में ये आता है कि कोई पॉइंट आ जाता है ऐसा जो उसे परेशान करे, तो फिर डेरिवेशन की तरफ भी चल जाओ। समझ गए बात को? तो आइए, ये आपका फॉर्मूला है। आई थिंक मेरा पॉइंट समझ में आ गया सभी को। तो यहां पे आपका ये मैंने अमाउंट का फॉर्मूला यहां पे लिखवा दिया, ये फॉर्मूला है बेटा। अच्छा, ये जो पूरा का पूरी वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, इसको एक नाम दिया जाता है CBA। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? CBA। और CBAF का मतलब है बेटा कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कोई बात नहीं, एक ही बात। इसी बात है। सर ये आर क्या है, वो प्रिंसिपल अमाउंट जो लिखते थे? अच्छा हाँ ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। अमाउंट का मतलब तो फ्यूचर वैल्यू हो ही गया। अच्छा, आर का मतलब जो है ये इन्वेस्टमेंट। वही प्रिंसिपल वैल्यू मतलब। हाँ मतलब बस प्रिंसिपल वैल्यू और इसमें थोड़ा फर्क है। प्रिंसिपल वैल्यू जो थी, टी इन्वेस्टमेंट थी, वो एक बार इन्वेस्ट होती थी, ये इन्वेस्ट बार बार होती है। इन्वेस्टमेंट पर मंथ
क्वार्टर, हाफ ईयर और ईयर। इन्वेस्टमेंट पर मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर और, समझ गए? यानी कि एक तरीके से यार ऐसे समझ लो, मतलब ये इंस्टॉलमेंट्स है। आर मतलब इंस्टॉलमेंट। मुझे उम्मीद है अब तो क्लियर हो गया। अगर कोई एसआईपी है 500 रुपए की, तो आर क्या है? 500 रुपए। अगर कोई ईएमआई है 22,000 रुपए की, तो आर क्या है? 22,000। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आर को लेके। मैं ना वर्ड्स क्या यूज कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करता, तुम्हारे माइंड में क्या पता चल रहा है तुम्हें वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि मैंने इसी को आर बोल दूं, इन्वेस्टमेंट बोल दूं, इसी को इंस्टॉलमेंट बोल दूं, ठीक है ना? सब बातें, बहुत सारे वर्ड्स बोल सकते हैं, तुम्हारे माइंड में सही पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, लोन की इंस्टॉलमेंट आ रहा है, हमारी हर पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर महीने, हर क्वार्टर, ये जो भी करते हैं हम, वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और मुझे लगता है इस पे मेरी बात खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लैरिटी है आप लोगों को? आर को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या होगा? गुड। आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर। अब नंबर ऑफ ईयर के साथ साथ नंबर ऑफ क्वार्टर भी हो सकता है, नंबर ऑफ हाफ ईयर भी हो सकता है, और पर मंथ और नंबर ऑफ मंथ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या ईयरली है। क्या अभी तक की बातें सेटल हो गई है माइंड में? अच्छा सुनो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना पहले एक चीज मैं लिखना चाहूंगा, उसके बाद मैं एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। सीवीएफ, सीवीएफ जो है उसका मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, सीवीएफ लिखवाया था तुमने पहले, उसका उसका मीनिंग क्या लिखवाया? मीनिंग देख लो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सीवीएफ मीन्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लेकर ये रजिस्टर। That is the future value of investment लिखवा दिया सर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरे कहीं और देख रहे हैं इधर इधर एक मिनट दे इधर। सर, मुर्गा बना रहे थे। ये कहा इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर को तुमने सी क्या लिखा है? सर हाँ, आईवीएफ होगा ये, और आई लिखा नहीं और ब्रैकेट को सी मान लिया। तो कहाँ तक ठीक करूं भाई, ये तो बता दे मुझे। है ध्यान से देख हाँ देख लो बेटा, पेपर में ना ध्यान से ना देखने के -1/4 है। सही से सबक सिखाओ, उठक बैठक करोगे ये बोलो सर, याद रहनी चाहिए ना गलती। सही बात है। दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये लो, सीवीएफ का मतलब क्या बताया था? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। और क्या बताया था? फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपी वन वन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट। ठीक है, ये लिखवाया हुआ है आप। लिख रखा है। अब जरा देखो, सीवीएफ को क्या बोलो? सीवीएफ इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1 इन्वेस्टमेंट पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयर और पर ईयर। चलो मैंने तो लिख दी बात, देखते तुम क्या समझे इस बात से। हाँ जी, हाँ बता, एक्सप्लेन कर। सर इसका मतलब है कि फ्यूचर में हमारे 1 रुपए की वैल्यू कितनी है पर मंथ या फिर पर ईयर या हाफ ईयरली बेसिस। तुम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो? हाँ ट्राई करके देख। उसकी वैल्यू पर मंथ पर ईयर वही हो गया, बात तो टोटल वही। वैल्यू कितनी हो?
बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन नहीं लगे। आप बोलो लास्ट में। हाँ, ट्राई टू बी लाउड अगर हो सकता है। इन्वेस्ट करते हैं तो पर ईयर या फिर 2 मंथ क्वार्टर में इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी? अगर हम 1 रुपए पर मंथ, तुम जो थोड़ा गलत बोल रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, अगर 1 रुपए हर महीने हम जमा कराते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या 1 रुपए हर क्वार्टर इन्वेस्ट करते हैं, या 1 रुपए हम पर हाफ ईयर इन्वेस्ट करते हैं, या 1 रुपए हम पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं, तो फ्यूचर में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी उसको CVAF। ठीक है, तुम कहते हो, तुम बोलते हो 1 रुपए इन्वेस्ट, जो आप जो बोलते हो ना, ठीक है ना, वो आपके दिमाग में होता है। तो इसका मतलब अगर आप बोल्ड में बोलते वक्त कुछ अच्छा नहीं बता रहे, तो इसका मतलब माइंड में भी बहुत अच्छा नहीं है। यहां पे आपने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1 इन्वेस्टमेंट 1 साल बाद ऐसा कुछ बोल दिया, जबकि पहली बात तो ये देखो क्या लिखा है, फ्यूचर वैल्यू किसकी, ऑफ ₹1 इन्वेस्टमेंट पर मंथ। इस बस इतना रुक जाओ, ऑफ ₹1 इन्वेस्टमेंट पर मंथ, यानी कि 1-1 रुपए हर महीने की पर क्वार्टर, अगर ऑफ ₹1 इन्वेस्टमेंट पर क्वार्टर, यानी कि 1 रुपए पर क्वार्टर जमा कराता रहूं तो उसकी फ्यूचर में वैल्यू। क्या अब क्लियर हुआ है? हाँ, क्लैरिटी है? 1-1 रुपया आप क्या जमा कराते जा रहे हो, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर हाफ ईयर या पर ईयर, तो उसकी फ्यूचर में क्या पता 1 साल बाद, आधे साल बाद, 2 साल बाद, 200 साल बाद, 20 साल बाद जो वैल्यू होगी उसको क्या बोला जाता है, CV। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब इधर देख सर, सर आई से डिवाइड तो करते हैं, ऊपर का तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डेरिवेशन है, डेरिवेशन से निकाल, ठीक है। GP का फॉर्मूला लगता है इसका, GP का फॉर्मूला लगता है सम ऑफ एन टर्म वर्क। क्या होता था GP का फॉर्मूला, मैं याद दिला, याद है क्या होता था बता? कौन सी लाइन है तो जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को और आवर इक्वल अपॉन एपीजीपी। हां मैं बता, ये फॉर्मूला ज्योमेट्रिक सारे ग्रोथ टू कर रहा है। अरे हाँ गलती तो वही तो करो, ये क्या है भाई, अकाउंट पर मैथ्स बिल्कुल कुछ। हाँ, ग्रोथ प्रोग्रेशन ये ले, ग्रोथ प्रोग्रेशन में मैथ्स हो जाते हैं, मेरी गलती है। ये फॉर्मूला, सर ये तो ग्रोथ तो प्रोग्रेशन। बेटा ये जो, अच्छा आप ज्योमेट्रिक मीन बताने लग गए, ये GP की सीरीज की बात। तो ये GP की सीरीज में देख रहे हैं, R जो है ये R 1+I है, और जब नीचे R की जगह 1+I रखेगा तो 1+I -1 से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सर क्या बचेगा, I। तो ज्यादा प्रूव ना करते हुए मैंने तेरे को तेरे क्वेश्चन का जवाब तो एक तरीके से, ठीक है। अब इधर देख, यहां पे पहले बताओ ये क्लियर हो गई बात? अच्छा, इस पूरे ये CVAF को ना कैलकुलेट करने का मतलब आप इस पे भी इसको क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेटर से कर सकते हो। बाकी इसका एक कैलकुलेटर का तरीका ये भी है, ये लो भाई सभी, लिख लो इसे, 1+I मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू स्टेप नंबर n+3, 3 ज्यादा। अगर n 15 है तो आप स्टेप नंबर 18, अगर n 20 है तो स्टेप नंबर 23, मतलब 3 ज्यादा। उसके बाद GT, उसके बाद +1, ये रट जाएगा अभी करवाने से। और पहली बात तो ये कि ये जो पूरा का पूरे स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं ये तुम्हें निकाल के देंगे CVAF। क्या कैलकुलेट करके देंगे, CVAF कैलकुलेट करके देंगे। और आपका तुम्हें सबको पता है ये CVAF को मल्टीप्लाई किससे करवा रहे होते हो आप, इंस्टॉलमेंट से। CVAF को किससे मल्टीप्लाई करवा रहे होते हो आप, R से।
तो बेटा ये आपका मल्टीप्लाई बाय इसके बाद हम क्या करवा देंगे, इक्वल टू दबाते ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, या फिर क्या बोलूंगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी। ठीक है बेटा, अमाउंट ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर आपको फ्यूचर वैल्यू दे दी जाएगी और आर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कैसा होगा मैं एक्सप्लेन करता हूं। बेटा मेरी बात सुनो, आप एक कंपनी हो और आपने डिबेंचर्स को बोरो कर लिया, डिबेंचर्स ले लिए, इश्यू कर दिए डिबेंचर्स। क्या कर दिए डिबेंचर्स, इश्यू। बोरोइंग्स ही तो होती है डिबेंचर। तो आपका, अगर आपने पैसे उधार ले लिए तो 5 साल बाद या 10 साल बाद, जो भी आपने टाइम लिया था डिबेंचर होल्डर से, आपको क्या करने पड़ेंगे, पैसे वापस। बेटा आप डिबेंचर से पैसे लिए होंगे, अच्छे खासे लिए होंगे, तो अच्छे खासे पैसे एकदम से थोड़ी इकट्ठे हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। मान लिया 10 साल का टाइम लिया था आपने, जब इश्यू करे थे 5 साल निकल गए, कंपनी को सेटल करते करते 5 साल निकल गए, कंपनी अब थोड़ी स्टेबल है और अगले 5 साल बाद तुम्हें दिखाई दे रहा है कि क्या टाइम आ रहा है, रिडेम्पशन का टाइम आ रहा है। तो तुमने कहा यार क्या करें, अब पैसे देने पड़ेंगे 5 साल बाद। तो सबको पता है अब बड़ी इसमें बहुत स्ट्रिक्ट है कंपनियां, पहले तो डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट कर देते थे, इक्विटी शेयर होल्डर में भी कन्वर्ट कर देते थे। खैर फाइनली कंपनी ने कहा नहीं, हम जबरदस्ती और शेयर होल्डर नहीं बढ़ाएंगे और डिबेंचर्स को पैसे वापस करेंगे, हम आज से जोड़ने शुरू करते हैं। यानी कि अब हमारे पास कितने साल है, 5 साल। मैं हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होता, मैं एक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तुम्हारे जानबूझ के ऐसे वर्ड्स बोल रहा हूँ क्योंकि तुम, अगर तुम्हें पता हो तो तुम रिलेट भी कर पाओगे। सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या कोई ऐसे डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना दूंगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हर साल एक बराबर बराबर अमाउंट डिडक्ट करता जाऊंगा, हटाता जाऊंगा और फंड में ट्रांसफर करता जाऊंगा, जिससे 5 साल बाद वो पैसे इकट्ठे हो जाए। आ रही है बात समझ में? अच्छा, बेसिकली सीआरआर या जनरल रिजर्व, इनके पैसे कोई अलग से तो रखे नहीं होते। शायद ये बात भी कभी तुम्हारे माइंड में बताई होगी कि सर ने या किसी भी टीचर ने बताई होगी, स्कूल वाले ने या यहाँ पे, कि जो पैसे रिजर्व के पैसे होते हैं कभी वो अलग होते हैं, अलग थोड़ी होते हैं। वो जो कंपनी का अकाउंट होता है उसके अंदर तो रिजर्व वाले पैसे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो डीआरआर के पैसे रख रहे हैं वो बिल्कुल अलग रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये टेंशन है कि कल को कहीं क्या ना हो जाए, खर्च ना हो जाए, फिर ऑन द स्पॉट में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो उस मैंने जानबूझ के एक ऐसे अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिए जहां पे बल्कि मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है मुझे? इंटरेस्ट भी मिल रहा है। भाई देख, थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत जो पैसे इकट्ठा कर लिए वो करेगा, ब्याज कमाएगा, और कुल मिला के मेरा डिबेंचर क्या हो जाएगा, रिडेम्पशन आराम से हो जाएगा। तो मुझे पता है मेरे डिबेंचर कितने के रिडीम होने हैं, 5 लाख। कितने के होने हैं? 5 लाख। और मुझे हर साल पैसे निकालने हैं। ठीक है, तो मैं हर साल कितने पैसे निकालूं? यानी कि क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है तुमसे, आर। क्या पूछा जा रहा है तुमसे? आर। तो अगर कभी आर निकालने का क्वेश्चन आए, और बेटा याद रखना, फ्यूचर वैल्यू यानी कि अमाउंट आपको गिवन हो, क्या बोला, अमाउंट आपको गिवन हो, तो यही शॉर्टकट लगाऊंगा। लेकिन क्या कर दूंगा, जरा नोटिस कर रहा हूं, बहुत बड़ी, 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, स्टेप नंबर कितना, n+3, उसके बाद जीटी, उसके बाद +1। ठीक है, ये बेसिकली आपका CVAF आ गया। क्या आ गया ये? अब सुनो, इधर देखना सभी, अगर CVAF निकाल दिया, आर तो है नहीं, तो ये CVAF उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, या ऐसे कह सकते हो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो बेटा रेसिप्रोकल के लिए ही हम क्या प्रेस करेंगे, डिवाइड इक्वल और मल्टीप्लाई बाय। अच्छा, ये तुम्हें डिफरेंस से याद आया होगा, डिफरेंस में भी यही सिखाया था। तो मैं सरप्राइज था, मैंने कहा ये कैसे बताया इसने, क्योंकि पता है क्या, ये जो शॉर्टकट्स है ना सबके अलग अलग, ठीक है, हर किसी ने अपने हिसाब से बना दी है। और
बाकी देख लीजिएगा। कुछ आज कुछ आज भी वो बता रहे हैं जो हम पहले कभी बताया करते थे, ठीक है ना। अब हम क्या है, अब हम सब कुछ ही बताते हैं कि कोई जिसको जो पसंद आए वो करे। क्या होता है, जैसे अब ये वाला शॉर्टकट, पहले मान लीजिए सिर्फ हम ये फॉर्मूला सॉल्व करवाते थे, अब तो किसी ने कहीं से सुन लिया या देख लिया ये स्टेप, तो उसे ये ज्यादा अच्छा लगा, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमने ये दिखा दिया तो किसी ने, किसी के ओपिनियन क्लास में ऐसा भी रिस्पॉन्स आया कि सर फॉर्मूला ही चाहिए मुझे, तो शॉर्टकट वॉर्टकट क्या याद रखना। तो समझ में आता है सबकी वायरिंग ना यहाँ की अलग अलग है, तो सबकी पसंद नापसंद अलग अलग, जबकि कोई बेटर या लेस बेटर है ही नहीं, बट जिसको फील जैसा हो रहा है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, फाइनली मैंने दोनों ही बताने शुरू कर, मैंने कहा छोड़ो झंझट ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय, बेटा जब इस तरफ जाके ये क्या होगा, जब इस तरफ जाके रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीप्लाई किससे होगा, अमाउंट से। अमाउंट से। तो यानी कि मल्टीप्लाई बाय अमाउंट करूंगा, और इक्वल टू दबाते ही आपका क्या निकल के आ जाएगा, हाँ ठीक है। लिख लिया पहले, बताओ यहां तक, ठीक है, डन ना यहां तक। अब अगर ऐसा हो गया है तो आइए फिर एक काम करते हैं, सुनो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। भाई चालू ही तो था। एक मिनट, बैटरी तो स्वामी क्लास में हम सबसे दूसरी वहाँ पे शैलेंद्र आया शैलेंद्र आया शैलेंद्र के बाद बैटरी आता है इसको बता से मजा कर दिया सर यार मैं कितनी हंसी चल रही है नहीं नावा शैलेंद्र को ठीक होता है हाँ जी इधर देखिए भाई प्लीज। यहां से शुरू करते हैं, और ये देखिए पहले 46 है, बेटा ध्यान दो। पहली बात तो ये कि आपका फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ ₹400 पर क्वार्टर, में ना दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा, फॉर्मूले से भी कैलकुलेटर, फॉर्मूले को भी कैलकुलेटर पे अप्लाई करवा दूंगा, और जो शॉर्टकट वाला तरीका बताया वो भी, जो तुम्हें जो पसंद है वो कर। ये देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹400 पर क्वार्टर पेबल फॉर 6 ईयर एट 8%। अब मेरी बात सुनो, जब तुम्हारा इंस्टॉलमेंट जमा हो रही है क्वार्टरली, तो तुम्हारा ब्याज भी कैसा लगना शुरू हो जाएगा, क्वार्टरली। तो 4 से डिवाइड कर दो, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं ना, एक क्वार्टर 3 महीने का, और ऐसे कितने मतलब क्वार्टर होते हैं एक साल में, 4। तो हर क्वार्टर का 2% का रेट हो जाएगा आपका यहाँ पे। हो गया यहाँ तक बात। अच्छा मेरी बात सुनो, अरे जब एक साल में क्वार्टरली पेमेंट कर दिए तो एक साल में कितनी बार करोगे, 4 बार। तो एन आपका बेटा जी यहाँ पे 6 नहीं बल्कि 6 × 4 कितना, आ रही बात समझ में। तो अब मेरा कैलकुलेटर का शॉर्टकट क्या कहता है, सुनो, मेरा कैलकुलेटर का शॉर्टकट ये कहता है कि आपका 2% का मतलब 1 + i यानी कि 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू स्टेप नंबर कहां तक, 27 तक, 3 स्टेप ज्यादा लेता हूं ना, तो 24 और 3 27, उसके बाद जीटी, उसके बाद +1, उसके बाद जीटी, उसके बाद +1 और मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए, 400, इक्वल टू दबाते ही मेरा अमाउंट आ गया, जल्दी बताओ कितनी वैल्यू, 1000 1000, 10,721 10,721,
अच्छा 24, 24 और 3 27, यही आ रहा है बेटा? ये गलत बताया दिखा भाई, दिखा कैलकुलेटर दिखा। 13 में कब कैसा आ रहा है? भाई कौन सा इस कैफे का मन दिख रहा है? देखते हैं। कौन सा? अब ये मुझे लग रहा है मिरर इमेज ना आ जाए। दिख रहा है? यस सर। 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू स्टेप नंबर 27 तक, उसके बाद जीटी, उसके बाद +1 मल्टीप्लाई बाय 400, 12,168। यार ये कैसे होगा मिरर इमेज ठीक? फिर वो नहीं हो। हाँ ऐसा ही रहेगा। चलो ये 12,168 आ रहा है भाई, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? तेरा क्या आ रहा था? पता नहीं, शायद एक स्टेप कम रह गया होगा। नन ऑफ दिस। हाँ जी, तो यहाँ पे सर इसकी तबीयत खराब है, आप प्लीज सुना दीजिए। किसकी तबीयत खराब बेटा है? बंद कर दे यार। भाई बंद कर दे। ये पीछे लड़ो, बाहर जाओ। 12,168, बस बस बेटा आगे 12,168, ठीक है ना। तो 12,168 रुपए आया, और तुमने कहा सर लेकिन आंसर तो नहीं आया। मैंने कहा 12,160, तुमने कहा लेकिन सर हमारा तो 168 आ रहा है ना। पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ना ये जो तरीका है बेटा, बस खेलना बंद करो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये ना आंसर थोड़ा मिसमैच इसलिए कर रहा है क्योंकि ना इन्होंने जो आंसर निकाला है, सर ये चीज गिवन रहेगी हमें? एक एक करके जवाब दे रहा हूँ, रुक जाओ, मैं सारे जवाब दे दूंगा तुम्हारे पूछने से पहले। ये जो चीज गिवन है, ये 14 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। टाइम वैल्यू बनेगी, 14 में से 4-5 क्वेश्चनों में दे रखी होती है, फिक्स कुछ भी नहीं है, ऐसा मान के चलो। सब में नहीं दे रखी होती, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चनों में दे रखी होगी पेपर में। तो अब इसका मतलब ये 12,160 निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं सुनो, ये 12,160 निकाल के दिखा दूंगा मैं। अभी आप सिर्फ पहले ये बताओ, कैलकुलेटर का शॉर्टकट समझ में आ गए? यस सर। मतलब अभी फॉर्मूले को नहीं, इस वाले तरीके को समझ में लगा लोगे ना इसे। अच्छा इधर देखो सभी, अगर आप प्लीज, अगर आप ये शॉर्टकट वाला तरीका ना लगाए बल्कि तुम फॉर्मूला लगाओ, ठीक है ना, जो कि याद ही रहना चाहिए। क्योंकि शॉर्टकट वाले तरीके से कई बार ये भी होता है फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, क्योंकि जरूरत तो पड़ती नहीं, फिर भूल ही जाते हैं। ये फॉर्मूला है ना। अच्छा आर कितना, 400 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.02, पावर में 24 -1 अपॉन में 0.02। अब मेरी बात सुनो, इसको भी तुम कैलकुलेटर पे कर सकते हो, और इसको कैलकुलेटर पता है कैसे करेंगे, ये देखो बिल्कुल इसके कैसे देख लो, फॉर्मूले के हिसाब से ही कर रहा हूँ। 1.02 मल्टीप्लाई का साइन दबा के इक्वल टू स्टेप नंबर कहां तक लू गौरव, पहले 25 तक, 24 है तो एक स्टेप ज्यादा, उसके बाद -1 डिवाइडेड बाय 0.02 और मल्टीप्लाई बाय 400। देख अभी भी 12,168 ही है। हाँ सर। सर 12,160 आ रहा है अगर हम बोल लेंगे वो पॉइंट, बस वैसे तो सही है। और जैसे दिव्यांश कह रहा है कि सर वो अगर सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि देखना 1.02 की पावर जब तुमने 24 निकाला, तुम्हारा तो पूरा कैलकुलेटर भर गया, और यहाँ पे सिर्फ ये कितनी ले रहा है डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो इस वजह से फर्क आ रहा है वो 8। ठीक है, अब देख दोबारा कर देता हूं मैं। अगर मान लिया मैं 1.02 की पावर 24, माइंड दैट बच्चों, अगर मैं 1.02 की पावर
1.02 की पावर 24 जो है, इस वैल्यू को लेता हूं। कितनी देर रखी है बेटा वहां पे बताओगे? 1.608। सुनो कैसे कर रहा हूं। 1.608 ये वाली वैल्यू है, ठीक है, रिलेट हो गई। और अब इसमें से हम क्या करेंगे, एज पर द फॉर्मूला -1 डिवाइड क्या करेंगे 0.02 और मल्टीप्लाई बाय 400, तो इक्वल टू दबाओ कितना आता है? 12 आ गया एग्जैक्ट? यस सर। ठीक है, देना भाई आगे चेक हाँ जी। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कौन सा है बेटा? 46। भाई प्लीज आप लोग अभी के अभी 47 करो, बंद कर दे यार। चलाई क्यों रहा है, तो बंद कर देना यार भाई, गर्मी लगती है, तो पंखा चलवा ले। पंखा फैन चला। सर ये फैन ना टेढ़ा है आज। अच्छा तो आवाज कर। अभी बजेगा इसमें। हाँ सर वो सर, दिन भी हो गए थे ना यार, ये भी है, दो मतलब दो चलता है पर बहुत 2 बजे के बाद चलता है। चालू कर क्या 2 47 करिए आप लोग अभी। पूरी इंजीनियर हो गई है लड़की। गलत आ गई है सर, बस ऐसे घूमते घूमते आपकी तरफ ना आ जाए। वो सुदर्शन चक्र बन के हो गए पाप। मेरे कर्म अच्छे हैं भाई, देखे हैं। सर आज ऐसे भाई दिक्कत होगी, मैं है तो तेरे पास एक ले यार, कर लेते हाँ जी सर वो- करने हाँ मैंने नहीं। हाँ बिल्कुल कर। आ गया 47 का आंसर, ए ऑप्शन। वैल्यू यूज करके करा होगा। सुनो जब वैल्यू दे रखी हो तो वैल्यू यूज करके ही करना है, क्योंकि तभी आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट। सिक्स 376 ये है ना। हो गया रेहान? 1.7 power into the 1.594 into 10%, 10 साल सर आप आगे कर दो, कोई नहीं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 करो अभी। क्वेश्चन नंबर 50 करो, और क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 भी करना है, और 51 में बल्कि आर निकालना है। तो वो ध्यान है डिवाइड इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट। 50 और 51 करो। फिफ्टी फिफ्टी करना है, 400 तो हो गया, 3 मंथ क्वार्टर हो गया। 6 4 24 12 160 हो गई 8%, 3 हो गया। वैसे करेंगे तो एक चीज समझ नहीं यार, इंटरेस्ट कैसे निकालना है? इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट अगर 12 160 हो गया है, तूने गलती कर दिया। ये कर 10.2 1.608 -1। अबे इसमें 8% है भाई, इसमें 2%। अब इसमें देखना 3 मंथ्स के लिए है ना, देख 3 मंथ क्वार्टरली हो गया ना। अच्छा इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो कम है यार, 8% पर एनम मिलता है कंपाउंड क्वार्टर 10 ईयर में 10% की 10 ईयर 10 10 10% लगा
अरे मैं यार ऊपर वाले क्वेश्चन में देख रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आया उसमें इंटरेस्ट कैसे निकाले। वो 47 भाई। अबे वैसे ये सिंपल ही है यार, सिखा दूंगा अभी। अभी बता ना, ये तो आ गया तो अच्छा दिक्कत रुक, क्या है? पहले एक क्वेश्चन बता। ठीक है, अच्छा व्हाट अमाउंट वी शुड अफेयर द एंड ऑफ ईच टू गेट। और बुक दी में शिराज। ओए मोहित, भाई ये तो रख दिया यार, मान लो बना पेज नंबर मैथ में क्वेश्चन फिफ्टी का सर सेम क्वेश्चन 50 सेम था। और सेम। हाँ वो 3 मंथ, अरे हाँ हाँ सही कह रहे, थोड़ा सा वो हल्का हल्का चेंज करके दे दिया। खैर हाँ वैल्यू भी तो वही है 1.608, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। खैर 51 करा क्या? पूछ रहा था मैं तो कुछ व्हाट अमाउंट वी शुड अफेयर द एंड ऑफ। अरे 51 कर पाए क्या अभी तक? जब 50 करना ही नहीं था तो फिर 51 ट्राई तो कर लिया होगा। ऐसा लग रहा है अभी ट्राई भी नहीं किया, कोई बात नहीं। So 51 क्या भाई? अभी निकालो आगे बताओ। बस देख, मुझे तो आई बस क्या करें। ये देखो, गिवन है अरे ये इस वाली वैल्यू पे मत जाना, लॉग और एंटी लॉग पे। सर, इसका ए आंसर। अभी सुनो, लॉग और एंटी लॉग वाला ये चीज है ना, ये सिखा दूंगा। ये थोड़ा सा अनइम्पोर्टेंट ही है बट ठीक है बता दूं। एक्चुअली हमने तो लॉग और एंटी लॉग तुम्हें कैलकुलेटर से सिखा दिया। अब इसके लिए पता है क्या बताना पड़ेगा? जो लॉग को टेबल से, लॉग और एंटी लॉग को टेबल से देखने के जो रूल्स होते हैं ना, वो सिखाने सर पड़ेंगे। ऐसा कोई कैलकुलेटर आता है इसमें लॉग वगैरह भी होते हैं, साइंटिफिक नहीं कैलकुलेटर आता है, लेकिन वो अलाउड नहीं। अलाउड नहीं होता है। जब इससे सिखा तो दिया लॉग कैलकुलेट करना, फिर तेरे को क्या दिक्कत है? ये दिक्कत तो नहीं है, वो मैं अच्छा डायरेक्ट अच्छा, तू ये चाहता है डायरेक्ट लॉग निकाल? कह रहा हो जो आप 13 बार स्क्वायर रूट और -1 और 3558 मल्टीप्लाई करवाते हो, वो नहीं करवाना चाहते हो? हाँ, चलिए इधर देखिए प्लीज। नहीं बेटा आता है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है और वो एक्सेप्टेबल। इधर देखिए सभी बेटा, क्वेश्चन में यहाँ पे कर रहा हूँ 5% है एनुअली है, तो 1 प्लस आई का मतलब 1.05 10%। मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू स्टेप कितना लू? स्टेप 11। सर वो बिक्री ने सुन लिया। ठीक है, और स्टेप नंबर 11, उसके बाद जीटी, उसके बाद +1। अच्छा आपको याद है ना कि अब आर निकालने हैं तो पहले क्या करेंगे?
और डिवाइड इक्वल टू के बाद मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कर दो 148,970। बताओ कितना है? 10% एनुअली है। यही आंसर। इसको 2.594 1.594 डिवाइडेड बाय 10% इनटू बेटे कितना है? 15 सर इसका ए आंसर 15,600 बेटा। और राउंड ऑफ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मैंने इनकी दी गई वैल्यूज यूज नहीं करी, बल्कि पूरी पूरी वैल्यूज यूज करी है। तो इसलिए आंसर क्या लगा के आएंगे हम? ए ऑप्शन। ठीक है, ये मैं सिखा दूंगा कि लॉग और एंटी लॉग ये कैसे करते हैं, बट बहुत रेयर सा केस है इसका आने का। ठीक है, फिराज क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? गौरव तेरे को? गुड। अब जरा देखिएगा यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे इधर देखो सभी। मैं साथ के साथ ना मैं तुम्हें आपका ये भी बता देता हूं कि जैसे अभी मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी सिखाया और उसका अमाउंट का फॉर्मूला सिखाया, साथ के साथ मैं दूसरी टाइप की एन्युटी भी बता रहा हूं। और दूसरी टाइप की एन्युटी क्या होती है? एन्युटी ड्यू। क्या होती है बेटा? एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू को ना एक और नाम से जाना जाता है। काजल सिखा रही है या कर रही है अभी तक? एन्युटी इमीडिएट और एन्युटी इमीडिएट का मतलब और एन्युटी ड्यू दोनों एक ही बात है। बल्कि मैं सही बताऊं तो आपको ऑर्डिनरी एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी का भी एक नाम और सुन लो, कल को कभी यूज हो जाए तो आपको पता होना चाहिए। एन्युटी सर्टेन। क्या बोला मैंने? एन्युटी सर्टेन। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अच्छा, एन्युटी ड्यू में सुनो, इसमें क्या फर्क होता है बेटा? उसकी यूएसपी क्या थी, यूनिकनेस क्या थी? पेमेंट एट द एंड है, इसमें पेमेंट एडवांस है। सर लोन वाला कॉन्सेप्ट जिसमें आप पेमेंट करते हो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है? नहीं, इसका ये है इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट। लोन वाले में तो आज लोन लूंगा अगले महीने से चालू होगी ईएमआई, तो ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया। इसमें उसी महीने से हो जाती है। और ये है आज इंश्योरेंस लूंगा, पहले किस्त कब जमा कराऊंगा? आज। पेमेंट्स और रिसिप्ट्स आर बीइंग मेड बिगनिंग। क्या सुनाई दिया? एन्युटी ड्यू में और ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या फर्क होता है? सर ये एडवांस में होती है, वो एंड ये एडवांस में होती है और वो एंड में होती है। मंथ के स्टार्टिंग में होगी, वो मंथ के एंड में होती थी। ये क्वार्टर के स्टार्ट, हाँ ये क्वार्टर के स्टार्टिंग में होगी, वो क्वार्टर के, समझ गए? ठीक है, अब इसका फर्क क्या आएगा? इसका फर्क बस इतना सा आएगा कि एक साल का ब्याज क्या मिलेगा? ज्यादा। एक साल का ब्याज क्या मिलेगा? ज्यादा। कोई एक बात बता, अब तू एक महीने बाद जमा कराता पैसे, सब सुनो, एक महीने बाद जमा कराता, तो मान लिया जैसे आज है 1 नवंबर और तू पैसे जमा करा रहा है कब? 1 दिसंबर में। तो 1 दिसंबर के बाद से ब्याज मिलना चालू होगा। और अगर तू 1 नवंबर को ही करवा दे तो ब्याज कब से मिलना चालू होगा? आज से ही। तो एन्युटी ड्यू में क्या होगा? हमेशा एक पीरियड का, एक पीरियड मतलब क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है तो एक क्वार्टर का, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो एक हाफ ईयर का, ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो एक ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाता है? ज्यादा। कोई कंफ्यूजन? नहीं सो
समझ में आ रही है बात, माइंड में भी गई जो मैंने बोला? सर जो अमाउंट है मतलब वो हम तो उसमें एंड में पे करते हैं और इसमें हम पहले मंथ में हाँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही कर में देते हैं, तो ब्याज जल्द मिलना चालू अभी से ही शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसका अमाउंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? आर, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा, जो फॉर्मूला अभी सिखाया था वही फॉर्मूला सेम रहेगा। सर फिर फर्क कुछ तो आएगा? हाँ फर्क आएगा, और फर्क ये आएगा कि एक बार का ब्याज ज्यादा मिलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 प्लस, एक बार का ब्याज ज्यादा ऐड करने के लिए क्या कर दो? 1 प्लस i मल्टीप्लाई, बस ये है। ठीक है मोहित, क्या नाम है इसका? क्या नाम है तेरा बेटा? आयुष, क्लियर है? अनिल, ठीक है। अर्षा तेरे को पीछे, ठीक है, पीछे बिल्कुल कॉर्नर में बैठती है, अटेंटिव रहती है ना? ठीक है। तो बच्चे आज एब्सेंट वगैरह क्यों आए थे? पता नहीं मंडे को टेस्ट अब कर रहा हूँ तो भाई उससे एक तो ना ये जो मैं तुम्हें मतलब तुम्हें तुम्हें जो करना है तुम वो करना, मैं तो बस तुम्हें ये सही गलत बता सकता हूँ। तुम जो ये टेस्ट के लिए जो क्लासेस स्किप कर जाते हो, वो आई डोंट नो कौन करता है कौन नहीं करता, मेरे को इससे मतलब नहीं, मैं कैटेगराइजेशन नहीं कर रहा, मतलब मैं ये बता रहा हूँ जिसकी सोच ऐसी है। तो एज पर मी ये गलती है, क्योंकि ये टेस्ट आप एक टेस्ट का मतलब है कि नेचुरली आप पढ़ाई करते जा रहे हो और टेस्ट दे आओ, है ना? आप ये क्लास छोड़ के वो कर रहे हो, फिर इसमें लैग करोगे नहीं, तो वो लैकिंग ऐसे नहीं चलता बेटा। अगर वाकई में आपको चीजों को अचीव करना है तो आपको कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चीजों को करना होगा। समझ गए बात को? कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में जोर लगाओ। तो टेस्ट के लिए 2 दिन छुट्टी, ये स्कूल में चलता था कि अब इस मतलब कि मेहनत करेंगे आखिरी में पढ़ेंगे, सीए में ऐसे करोगे तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट शुरुआत से पढ़ो, एक एक बार में निकल जाए, लिटरली एक एक बार। ठीक है ना? जिसने जेन्युइन एफर्ट डाले, मैंने फाउंडेशन में तो बिल्कुल ही नहीं, और इनफैक्ट इंटर में भी जिसने जेन्युइन एफर्ट डाले, एक बार भी रुकते नहीं देगा बच्चे, एक एक बार में निकाला। फाइनल तक हमारा टच नहीं रहता, तो इसलिए फाइनल के ऑब्जर्वेशन में नहीं दे रहा, ठीक है ना? लेकिन सही बताऊं तो फाइनल में भी यही, ऐसे ही साथ के टीचर थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फाउंडेशन और इंटर में तो बच्चे की इनकंसिस्टेंसी है ना, यही एक रीजन होता है पास ना होने का, अदरवाइज तो कोई रीजन ही नहीं है बेटा। मार्क्स, पेपर मुश्किल आ गया, थोड़े कम आ जाएंगे, मार्क्स थोड़े कम आ जाएंगे। अब आप पता चला पास होने के लिए जा रहे हो बस, कि 40 लाने के लिए जा रहे हो, तो तैयारी इसी समय समझ में आ गई कि तुमने आखिरी के दिनों में ही करी है बस। तो जो इंसान कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है उसकी तो तैयारी कैसी रहती है ना? खैर, ये 1 प्लस i का लॉजिक क्लियर है? अच्छा, इसमें इसमें देखो, इसमें ना इसी को बेटा एक मिनट ध्यान दें काजल, इसको मैं एक्चुअली तेरे को अगर कभी वैल्यू गिवन हुई ना, जैसे उसमें गिवन थी 1 प्लस i की पावर n की वैल्यू गिवन नहीं थी कुछ कुछ, तो इसमें क्या करेंगे, कई जगह पे ना तेरे को वैल्यू गिवन दे देंगे, मैं बता रहा हूँ किसकी, ये अंडर मल्टीप्लाई 1 प्लस i को जब तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे, तो मैं बस इसीलिए आपको ये बताना चाह रहा था कि जब ये 1 प्लस i अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1। तो क्या होगा कि ना ऊपर तो 10 साल दे रखा है और नीचे 1 प्लस i की पावर क्या दे रखी होगी, 11। अब तुम परेशान हो जाओगे ये क्या चक्कर है, ऊपर जब 10 साल है तो 11 क्यों दे रखा है, तो उसका लॉजिक यहाँ पे समझाया। अच्छा खैर, लेकिन अब बात बताई है तो पूरी खत्म करनी पड़ेगी, और ये 1 प्लस i इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +1 हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 प्लस i। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -1 -i अपॉन में
अच्छा ये -1 होल डिवाइड बाई आई, और ये बेटा माइनस 1 हो आई जाएगा। अपॉन में आई हो जाएगा ना, हाँ तो 1 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज को कई तरीके से लिखते हो, तो कैलकुलेट जो तुम्हारे को याद रह जाए वो तरीका तुम्हें ठीक। बाकी याद रखना बेटा, मैंने तो ऊपर वाले तरीका सिखाया था, है ना, बाकी तो फॉर्म्स है। बाकी तो उसी की फॉर्म्स है। ऐसे लिखो, क्या होगा? आयुष नहीं आ रहा, आयुष हो गया था। आप बाद में तेरा बात में तारीफ में मर गई भाई, बात में नहीं होगा। हाँ जी इधर देखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो ये अलग बात है, बस मैं तुम्हें ये बता दिया n+1 से कंफ्यूज हो सकते थे, मैंने पहले जस्टिफिकेशन दे दिया कि क्यों n+1 का यूज आ सकता है। चलिए कॉपी हो चुका है ये। अब इधर देखो, यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका मैंने 51 तो करवा ही दिया था, आइए 52 देख लेते हैं, 53 देखते हैं। कहता है an annuity of equal payment at the beginning of every 6 month, mind that बच्चों 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली, 8 साल तक, यानी कि 16 हो गया है। 20,000 रुपए चाहिए तुम्हें 8 साल बाद। An annuity of equal payment at the beginning of every 6 months for 8 years is to be calculated for ₹20,000. If the interest rate is 18% per annum compounded half yearly, how much each payment is? How much each installment is? R निकालना। दोस्तों वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, है ना, पता ही है सबको। अच्छा मैंने क्या बोला था, n कितना हो चुका है? 16, लेकिन देख रहे हो यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है? 17 की। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा ना फॉर्मूला लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा अमाउंट के नाम पे कितना था? 20,000। आर हमें पता नहीं, लेकिन हाँ हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, 18% का आधा कर दूंगा 9%, पावर में n+1 के चक्कर में 17 -1 अपॉन में आई यानी कि 0.09 और -1, याद है अभी लिखा था। तो सिंप्लीफाई करना शुरू करता हूं। 1.09 की पावर 17 दे रखी है 4.323, इसमें से -1 कर दिया, फिर डिवाइडेड बाय 0.09 कर दिया, फिर -1 कर दिया। लेकिन बेटा आर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 20,000 और इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? कितना वैल्यू? 5,5 ठीक है ना बेटा? कशिश क्लियर है? ठीक है सिराज, कनव, तुम्हें क्लियर है बेटा? हुआ अभी तो कैलकुलेशन कर ली तुमने? कर लो। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ के देखो, और अगर कर सकते हो तो करके भी देखो। सर 45% है ना, मैं 4.5 पढ़ता आ रहा है। 4.5 बेटा पीडीएफ मैंने भेज रखी है ग्रुप पे भी ना, उसे सेव कर लो कहीं पे। हाँ सर सेव वो जो सेल्फ को व्हाट्सएप नहीं कर लेते उसको कर। है
तो मतलब जैसे कभी एक पर्दे वाली इशू है तो ओपन कर लिया करो, फिर ये भी झंझट नहीं है कि आगे करना पीछे करना। Find per annum compound, find the last thing of the dimension. After 12, somewhere come out. किससे हो रहा है गौरव जल्दी, क्योंकि वो वैल्यू गिवन है ना। 55 क्वेश्चन समझ गए हो या किसी को ऐसा है कि क्वेश्चन समझाना है? C आया क्या आया? C आया मतलब 1034 पॉइंट समथिंग है तो C आना ना क्योंकि देखो ये एनुअल है ना ये अमाउंट हमें तक चाहिए 5 हमें 5 लाख पे करना है ठीक है। अब मतलब 32,400 साइड में रख रहे हैं पैसे तो हमें हमारे पास एक अमाउंट आएगा उसमें से माइनस कर दिए 5 लाख जो बचेगा वो आंसर है। बेटा 32,400 रुपए जमा कराते रहो। कब तक जमा करा रहे हो? 12 साल तक। कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा, कितना होगा वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो पैसा इकट्ठा हुआ उसमें से 5 लाख रुपए माइनस कर देना, क्योंकि आपने पे ऑफ कर दिए। रिमेनिंग अमाउंट जो बच जाए वो बताना। और इसमें ऑर्डिनरी या न्यूट्रल लगेगा या न्यूट्रल ड्यू लगेगा? ऑर्डिनरी याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट हो ऑर्डिनरी तो आपका क्या लगाना है? मंथली 0.6958811 minus 4.04 अभी माइनस 1034 है ना 3439 हाँ भाई कैसा है? कैलकुलेटर आया तो जो कि हमारा भाई देख लो क्या चीज तुम्हारे माइंड में, अरे रुक जाओ यार, बात है, ये तो तुम्हें क्या बताएगा? बस ये क्वेश्चन कैसे, तुम्हें क्या चीज पता नहीं चल रही ये तो बताओ। सर पता चल रहा अमाउंट गलत आ रहा है। तूने क्या करा पहले बता, कैसे अपने स्टेप बता। मैंने ये पहले तो ये 1.6958 नंबर वैल्यू लिख ली 69 मैंने, -1 ठीक है, डिवाइडेड बाय आई कितना? 0.05 0.05 05 या 045? नहीं 0.45 ठीक है, इसको इंटू कर दिया 32,400 ठीक है, कितना आ गया रुक जा भाई रुक।
इन्होंने शायद दिखाइए भाई कैलकुलेटर। सर कैमरा खोलिए आप लोग हाँ तो दिखाने के मुझे लिए ना कैलकुलेटर खोलो तो स्टेप्स देखियो, वहां पे डिस्प्ले में उल्टा आएगा, कोई बात नहीं, तो बस स्टेप देखियो। वैल्यू बता दियो एक बार। 1.69 588 588 डबल 11 -1 बस ये पूरी वैल्यू है ना। -1 डिवाइडेड बाय 0.045 मल्टीप्लाई बाय 32,400। 400 ये आ गया 5,01,035 रुपए। हाँ और इसमें से 5 लाख रुपए डिबेंचर वाले पे कर दिए, 1,035 रुपए। गलत क्या आ रहा था, क्या पूछ रहा था? 0.05 लिख रहा था ना, है 0.05 करना था ना, 45 भाई फोन 0.045 मैं उसको 0.47 कर रहा था। मैं बोल रहा था ना, अब तू ये बता, ये स्टेप्स की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैं उसको 0.45 कर रहा था एक्सेप्ट कर। 0.045 कितनी बार एक्सेप्ट करते रहेंगे गलतियां? 0.45 अच्छा तूने एक्सेप्ट। हाँ कर रहे हैं 0.45 0.04 हाँ ये नहीं कर रहा था, ये कर रहा था। भाई 4.5 फोन बेटा हो गया सबका 55? काजल क्या हुआ, तेरा आंसर आया ही नहीं आया? इतना दिमाग ये चला क्यों रहा था डायरेक्ट इंटरेस्ट से अभी शो भी कर दिया, फिर भी अभी सर ये ना उसमें सर कंफ्यूज हो सब रहा है जो interest में परसेंट लगा के confuse हो रहे हैं ना। पॉइंट्स लगाते हैं ना इन्हें बोलो डायरेक्ट परसेंट से डिवाइड करते हैं सब ना उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे परसेंटेज 0.45 से परसेंट ही 4.5 डायरेक्ट डिवाइड करते ज्यादा बेटर क्योंकि इसमें परसेंट सर को अभी समझ ही नहीं। नहीं, वो मैं समझ गया। 1 प्लस में 4.5% को हाँ ये सब 0.45 कर दो। मतलब एक पॉइंट पॉइंट का जीरो नहीं लगा, सिर्फ डायरेक्ट। सर को भी समझ नहीं। मुझे समझ में आ गया, मुझे वो पहले से ही पता है, मैंने बता भी रखा है आपको उसका भी तरीका। 1.45 लिख रहे थे ना तुम, यार तुम्हें पहले भी बताया, पता नहीं क्या सुनते हो क्या नहीं सुनते। कैलकुलेटर में मैंने बोला 1 प्लस में 4.5% कर कर 1 प्लस में 4.5%। हाँ सर वो समझ गए थे। कोई बात नहीं, तू समझ भी गया। ये अभी भी इसमें ही है बहुत सारे ना, कि उसमें मतलब बता रहे हैं कि उसमें कंफ्यूजन है। क्या आया बेटा वैल्यू? 1.045 आ गया। अब ऑन का बटन दबा दे, ये कंफ्यूज अब लगा दे फॉर्मूला। अब तो तुझे पता है ना कि क्या आया। अरे ये जनरली बाकियों की बात कर रहा अच्छा था बाकी होगी, सर कोई बात। कोई नहीं सर से कहा 1.045 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसी में कंफ्यूज थे तुम। बस सर। अरे ना, होदा पहाड़ निकला 0.45। अच्छा यहाँ पे देखो ये मेंशन भी है यस सर 1.045। आगे लेकिन पता है मोहित, इससे ये समझ में आता है पजल कितने रहते हैं पेपर में, तो फिर ऐसे और ज्यादा एग्जामिनेशन प्रेशर में तो और दिमाग कम काम करेगा। प्रैक्टिस करना ठीक है। 57 ट्राई करिए। ईच पीरियड बिगिनिंग है भाई इसमें 6 मंथ्स 500 डिपॉजिट 5 10 होगा 10 इंटरेस्ट भी आता हो जाएगा। ऑप्शन भी सही है हम करेंगे 57 के बाद 58 करो। how much you will
उसके बाद डिवाइड बाय 0.1 फ्यूचर में खर्चा होना है बाय प्रोविजन टाइप 58 57 में अपना 57 ये बी 5742 बी है हाँ तो वही तो 5742 आ गया लाट इसका आंसर 58 भी करना है आंसर तो देख 58 का आंसर क्या है क्या है बी हाँ चल ठीक D they are company participate capital expenditure 50,000 for new equipment and year how much should be deposit annually इसमें अमाउंट दे रखा है ना अमाउंट इक्वल्स टू आर निकालना है इसमें क्या देगा इसमें तो सिंपल लग रहा है इसमें ना ऑर्डिनरी वाले और हमें 1 power 10 minus 1 उसके बाद 1.10 की पावर कितनी दे रखी है 1.10 की है 10 मैं ये पूछ रहा था 2.5 बोले पावर पावर मैंने 1.10 की पावर क्या दे रखी है तूने बोला 1 अरे चल ठीक है यार जा कुछ भी दे रखी है 2.593 7 minus minus 1 divided by 0.1 आराम कर डी ऑप्शन आया ऐसा थोड़ी बोला कितना आ रहा है इसका देखो 2.593 7 minus 1 divide 0.01 ठीक है equals to multiply by divide and it is 2.537 minus 1 divide 0.01 फिर उसका द्वारा डिवाइड इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 5000 कितना आ रहा है क्या आ रहा है तेरे को शुरू में सुनना ध्यान से नहीं बोलिए मैं 50,000 होता समाज में 5,000 minus 1 divide 0.01 divide equals to
हो गया? यस सर 57 का आंसर क्या है? 57 सर बी है। बी ऑप्शन। किसी को कंफ्यूजन है 57 में? नो 58 का आंसर क्या है? सर डी डी है। डी ऑप्शन। इसमें किसी को कंफ्यूजन? नहीं सर। सर भाई मेरे को मेरा गलत आ गया आपका क्या आ रहा है? 313 डॉट। अरे कुछ कैलकुलेशन वैसे मिस्टेक करिए। भाई सिंपल कैलकुलेशन देख, वैसे अगर देखा जाए 1.1 की पावर 0, हाँ ठीक है, 1.1 की पावर 10 है ना, तो ये देख लेना। सबसे पहले 2.59 में कैलकुलेटर देख रहा था, 120D हाँ सर वो आयुष ने दिलवा देगा माइनस, देख सुन, -1 डिवाइडेड बाय 0.1। तूने 0.1 करा था 0.01, 0.1 ही लिख रहा है, और मल्टीप्लाई बाय, सॉरी आर निकालना है तो डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 50,000। 313 से हो सकता है हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया आप लोगों का? किसी का कोई डाउट नहीं रहता ना इसमें? बोलो बेटा। 57 beginning of each period consisting of 6 months 500 is deposit, 5% ब्याज इंटरेस्ट है, हाफ ईयरली, फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो बेटा कैसे, फॉर्मूले से बताऊं? फॉर्मूले से ही बताना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू गिवन है। तो देख, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, यहां पे देख ले, दिख रहा है शायद? कैलकुलेटर से बताऊं? कैलकुलेटर से बताऊं? पहले ये देख लो 1.3121, ठीक है बेटा? 1 प्लस आई की पावर n+1 निकाल लिया, इसमें से -1, क्या बोला? इसमें से -1, फिर डिवाइडेड बाय 0.025, और फिर क्या करना है? -1, -1 मल्टीप्लाई फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई 5 -1, ये -1 याद है ना, फॉर्मूले में होता था, और फिर मल्टीप्लाई बाय 500 इक्वल टू दबाते ही आपका आंसर 5742। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने कहा इसे कैलकुलेटर से, इधर देख बेटा सभी, कैलकुलेटर से मैं क्या करूंगा? 1.025 मल्टीप्लाई बाय, भाई कैलकुलेटर भी सीख लेना क्योंकि हर जगह वैल्यू गिवन जरूरी नहीं। मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू स्टेप नंबर 3 जाता हो, यानी कि कितना था? 5 इंटू 2 10 था ना, तो स्टेप नंबर कहां तक? 13। फिर जीटी, फिर +1, और फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लाई बाय 500। बस एक्स्ट्रा क्या करना था? एक साल एक बार का ब्याज ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई बाय 1.025 इक्वल टू, बता कितनी वैल्यू आई? 5741 भाई ये तो एक बच्चा तो बता रहा है 5741 आ रही है, और 5741 का मतलब होगा आंसर। सर अगर 5741 भी होगा तो वो होगा है ना? वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, थोड़ा राउंड है वो फर्क, कितने पैसों का ही फर्क है ना बस, 0.7 कोई बात नहीं। 0.7 भाई किसने पूछा था बेटा? काजल आपने पूछा था, क्या आपको सेटिस्फेक्शन है? चलिए ठीक उम्मीद में यहाँ सर
टोट बैग को झोला हुआ भाई यहाँ जो टोटल है वो भाई आज को पता सीरियस एक बैच इतना मारू हो रहा था मेरे को मेरे दोस्त ने बताया भाई प्लीज, सीरियस में मुझे लगता है मैंने एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी के सफिशिएंटली इनफ क्वेश्चन करवा दिए कि आपको हैबिट तो हो गई है शॉर्टकट की, फॉर्मूले की, वैल्यू गिवन की। आप एक काम करना, जो ये बुक है ना, इस बुक में से मतलब आईसीआई वाली जो बुक है उसके क्वेश्चन होमवर्क में आप कर लो, क्योंकि वही क्वेश्चन भी आपको करवाऊं कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो प्रेजेंट वैल्यू बता देता हूं। तो आप एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, एक्सरसाइज 4C का 2 करोगे, 5 करोगे, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 9, 11 लिखते जा रहे हो ना? दो ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गया 4C। इसके बाद एडिशनल के डेप्रिसिएशन बता दिया था लास्ट क्लास में। एडिशनल का 8, 9th, 10th, 12th, 13, 14, बस ये आपको होमवर्क हो गया। 50 क्या प्रेजेंट वैल्यू बता दूं? 50 करो सर बच्चे भी कम आया कि बेचारों को लो शो बेटा ये तो उन्हें पहले से ही पता है। सर कल भी तो क्या सर हाँ कल कल कितने बजे है सर कल ले लो बताओ। कल ले लो 4-5 घंटे की कितनी बेटे सर तो आज पढ़ा दिन देंगे से आधे घंटे ज्यादा नहीं पड़ा जा रहा, और कल तो मैं 5 वही घंटे कह- पढ़ता। सर मुझे नींद आ रही है, सो के नहीं आया नहीं सो के अब इसमें हम क्या? दैट्स योर फॉल्ट अरे प्रेजेंट वैल्यू बता दूं ना? सर एक का ही है। सर इनका संडे को आने का प्लान प्लीज कैसे क्या है संडे को हमें सबको हाँ सर सर डर होना चाहिए बता। अभी सुमित सर से बात करें। भाई सुबह 9 बजे तक 11 बजे सर एक काम करना आराम से आप भी सुबह उठना चाय वाय शाम को हाँ तो मैं आज 2-2:30 बजे तक। हाँ हाँ बढ़िया है सर कोई लंच के वक्त कोई दिक्कत नहीं आप जब चाहे सर हम भी फ्रेश रहेंगे खा के पी के आएंगे देख लो कि दिमाग की बातें न लगी। छोड़ दो। कुछ लोग खाते ही नहीं है, छोड़ दो सर आओ आराम से डाइटिंग हो चला कैसे करते हैं कह रहा है बाहर, इसीलिए तो ठंडक भर के लेके जाता हूँ मैं। घर में छोड़ देता हाँ, ये कुछ नहीं कर रहे पैसे वसूल में। सही बात है अगर घर पे मम्मी चलाने नहीं देती फाइनली शुरू करें प्रेजेंट वैल्यू। बता दो लिमिट सेट कर क्या सुन रहा है ओ भाई मुझसे निकल आयुष मेरी शक्ल देख के माँ जी देखो मैं भाई क्या हो गया भाई शक्ल के सामने सेट है हाँ जी, ये देखो भाई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बस बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी।
देखो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये लो प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है। प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट भी बता देता हूं। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम PVAF। वेक्टर सर पावर में माइनस है। हाँ यस, क्या बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और इस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को निकालने का कैलकुलेटर का शॉर्टकट भी बहुत आसान है। कंसिस्टेंसी सर एमयू किस काम आता है कैलकुलेट में क्या एमयू हमारे में तो नहीं है। निकाल लो। अब इधर देखो, बहुत आसानी से आप 1 + i लिखेंगे, पावर माइनस में दिख रही है तो बेटा मल्टीप्लाई नहीं बल्कि क्या करते हैं, डिवाइड। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप नंबर बेटा जी याद रखना, पावर प्लस होती है निकालनी होती है तो स्टेप लेते हैं एक ज्यादा, पावर अगर माइनस की होती है तो स्टेप लेते हैं दो ज्यादा। पीवीएफ में भी सिखाया था ये बात। यस सर अब देखो वही पीवीएफ वाले शॉर्टकट है, लेकिन बस एक चीज एक्स्ट्रा दबा देनी है, क्या जीटी। क्या एक्स्ट्रा प्रेस कर देना है, जीटी। ये पूरा का पूरा तुम्हारा वही आ गया जो ऊपर मैंने सर्कल करा हुआ, पीवीएफ। ठीक है, और पीवीएफ में प्लीज, पीवीएफ में आपको मल्टीप्लाई करना होगा बस किसको, आर को। आर को इक्वल टू दबाते ही आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। अमाउंट नहीं, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया, कैलकुलेटर का शॉर्टकट बता दिया। बट यार मेन पॉइंट ये है कि आप प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या समझे, वो उस पर डिपेंड, वो मतलब मैटर करता है ज्यादा। वो इन्फ्लेशन वाली चीज है। मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग पहले ही बताया जा चुका है हम लोगों को। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब याद है, डिस्काउंटिंग। जो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, यस सर तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर 6 महीने बाद का कोई बिल्स होता है और उसे आज लेकर आते हो, आज मतलब वो सेट डिस्काउंट करवाते हो तो पैसे पूरे मिलते हैं कम मिलते हैं। तो जो बैंक डिस्काउंट इंटरेस्ट को हटा के, क्या बोला, इंटरेस्ट को हटा के डिडक्ट करके जो बचा हुआ पैसा देता है, वही एक तरीके से क्या होता है, डिस्काउंटिंग वैल्यू होती है। और यहाँ पे वही चीज क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू। क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू। कोई चीज 1 साल बाद मुझे पैसे मिलने थे, मैं वो पैसे लेना या देना जो भी है वो कब करना चाहता हूं, आज। तो क्या सेम अमाउंट में सेटलमेंट होगी या कम में होगी, ठीक है ना। देखो एक बात बताओ, अगर आप के पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो हाथों हाथ भी पैसे देते हैं और कोई कोई 1 साल बाद भी पैसे देते हैं, क्या दोनों के लिए रेट सेम रखोगे आप या अलग अलग रखोगे? तो आप क्या करोगे, आप ब्याज ऐड कर दोगे 1 साल का। जो इंसान 1 साल बाद मांगेगा उसके लिए नया रेट। ब्याज बोलेंगे नहीं हम, ब्याज नहीं बोलेंगे, ब्याज बोलते ही सामने वाला थोड़ा चिढ़ जाता है ना। आप बस ये बोलो ये रेट है, हम कहें कि सिर्फ वो आपने उसको इतने रुपए का दिया था, तो कहते हैं हम आपको भी दे देंगे, आप अभी ले जाओ। ब्याज की बात ही नहीं करनी है। आप समझना, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई एक वो लाइफ में कैसे बोलना है सीखना है वो नहीं सिखा रहा। मैं सिखा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ही रहा हूं। लेकिन सोच के देखो कि जो बोल देते हैं ना कि 1 साल बाद का लिए देने के वाला रेट अलग है और एक अभी का रेट अलग है, तो ये तो तुम्हारी मतलब कि सोच की बात है कि तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये क्या है। अभी ब्याज है,
जैसे अभी ना एक जगह पे एक स्कूटी है मेरे घर पे, वो बिल्कुल ही मतलब काफी पुरानी हो चुकी है। तो ऐसी मैंने कहा थोड़ा सा रिपेयर हालत में कर लेते हैं, आसपास चलानी होगी तो यूज हो जाएगी। वैसे क्या बिकेगी, 8-10 हजार रुपए। तो मैंने उसे बिल्कुल जो उसमें थे 2-3 हजार रुपए लगा दिए, रिपेयर कराया। एक आध प्लास्टिक का पार्ट था वो टूट गया था, वो भी चेंज करवा दिया। वो हुआ क्या कि अगले दिन कोई ऐसी घर का बच्चा ही वो लेके गया और उसने वो गिर दी, वही वाला पार्ट जो डलवाया था ना वही टूट गया। खैर मैंने कहा नहीं यार अब ऐसे ठीक तो करवाई दे। फिर दोबारा मैं ले गया, तो पहले जिस दुकान से करवाई थी उससे नहीं गया, दूसरी दुकान पे गया। तो दूसरी दुकान पे जाके मैंने पूछा वो पार्ट, मैंने कहा कितने का है? कह रहे ये आएगा 300-350 का, जबकि पिछली पहले दिन जब मैंने ठीक करवाया था तो वो 250 का था। समझ रही आ रही है बात? मैंने कहा यार ये 300-350 का देगा, मन में सोची मैंने, ये ज्यादा महंगा दे रहा है, मतलब वो दुकान थोड़ी ज्यादा बड़ी है तो सस्ता दे दिया उसको। फिर उसके बाद मैंने उससे थोड़ी देर बाद पूछा, मैंने कहा भाई ये कितने रुपए का दोगे फाइनल बताओ, अगर 350 का है तो मैं नहीं ले रहा, कहीं और से चेंज करवा लूँ। उसने तो भाई मतलब मेरे बोलने से पहले ही तो पार्ट लाके रख दिया कि ये सर ये आपका, अब मंगवा दिया। मैंने कहा कितने का दो, कह रहा 300 रुपए। फिर मैं समझ गया था, मैंने कहा उसने मुझसे क्या करा था, 250 का बोल के लेबर अलग ले ली थी, ये मुझे क्या कह रहा है 300 रुपए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा 300 रुपए लगाने के बाद के पैसे अलग तो नहीं है, मतलब लेबर अलग तो नहीं है? कह रहा नहीं नहीं लगा के 300 रुपए। समझ गया, वो अलग से लेबर नहीं मांग रहा, उसी में 300 रुपए में इंक्लूड कर रहा है। सामने वाले ने 250 बोल के 50 रुपए की लेबर अलग, बात तो सेम ही थी। तो अगर तुम्हें कोई बोले 1 साल का रेट बाद वाला पैसे दोगे तो रेट अलग है और आज का रेट अलग है, और तुम सोचो और ये तो बड़ा लूट रहा है, तो भाई वो हमारी बुद्धि की कमी है। वो तो सिंपल बात कर रहा है, तुम नहीं समझ रहे यार, है ना? खैर, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आप समझ पाए ना कि फ्यूचर का जो कोई पैसा लेना या देना उसकी सेटलमेंट कब हो रही है, आज। ठीक है, तो अगर मान लिया फ्यूचर मतलब इंस्टॉलमेंट चल रही है 1-1 रुपए, सुनो भाई, 1-1 रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट चल रही है, ठीक है, कई सालों तक चल रही है, 10 साल 20 साल। वो सारे पैसों की वैल्यू कब निकालनी हो, आज। क्या लगाओगे, प्रेजेंट वैल्यू। क्या लगाओगे, प्रेजेंट वैल्यू, है ना? अच्छा सुनो, चलो एक और एग्जांपल बनाता हूँ। ईएमआई तो सबको पता है, ईएमआई जो है, कई बार मान लिया मेरे पास सरप्लस मनी है, मैंने कहा मैं इस साल की ईएमआई सारी की सारी कब देना चाहता हूँ, जनवरी में देना चाहता हूँ। फरवरी मार्च और अप टू दिसंबर तक की ईएमआई सारी की सारी कब देना चाहता हूँ, अभी देना चाहता हूँ। तो बेटा मान लिया ईएमआई है 20 हजार रुपए की, एक साल में कितने की पड़ी, 12 महीने की, 2,40,000 रुपए की। मैं सारी ईएमआई का एडवांस में दूंगा तो 2,40 ही दूंगा या कम दूंगा? कम दो कम दो। अरे ये बात समझ में आप लोगों को? क्या प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कन्वे हो पाया अनिल? ठीक है, गौरव तेरे को, काजल, कनक, तो आप कहा बोले? तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू वही ना जो इन्फ्लेशन के बाद की जो वैल्यू है एक तरीके से, अगर ना इन्फ्लेशन वर्ड यूज कर रहा है वो थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात होगी, तो मतलब इन्फ्लेशन वर्ड यूज मत कर, वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, ठीक है? चलो, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता ही दिया, कैलकुलेटर का शॉर्टकट सिखाई दिया, आइए करके देख लेते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चों, अगर कभी लोन की बात, अगर कभी लोन की बात हो, जो लोन अमाउंट होता है उसको आप ट्रीट करोगे प्रेजेंट में। क्या ट्रीट करोगे आप, ये वाले, ठीक है?
ऐसा क्यों सर? बेटा लोन जब लेने जाते हो तो लोन अभी मिलेगा या कई साल बाद मिलेगा? अभी बस इसीलिए वो प्रेजेंट वैल्यू। तुमने किसी से बोरोइंग करी, ठीक है ना, तो तुमने कहा यार कुछ महीने की दिक्कत है, 6 महीने की दिक्कत है, 6 महीने बाद तो ठीक हो जाएगा, तो 6 महीने के लिए पैसे उधार चाहिए, ब्याज भी चाहिए, बिना ब्याज के नहीं चाहिए। क्या सामने वाला तुम्हें पैसे अगर देने में इंटरेस्टेड होगा तो अभी देगा या 6 महीने बाद देगा? अभी नहीं देगा। तो प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, तो अगर कभी लोन की बात हो रही हो, अगर कभी बोरोइंग्स की बात हो रही हो, तो सबको क्या ट्रीट करना? प्रेजेंट। क्या ट्रीट करना? प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया है, मैं कोई होमवर्क नहीं मार्क कर रहा। अपनी मर्जी से अगर कोई प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन ट्राई करने का मन करे तो ट्राई कर लेना, बाकी अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, ठीक है? एक ही बजे चल पहले से तरफ दे। ब्लैक एक